Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Prime Minister Narendra Modi says world's prosperity and bright future is embedded in India's prosperity. Inaugurates the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 in Lucknow. Domestic markets witness modest losses. Sensex closes below the 60,700 point level. Nifty settles near 17,850 mark. And global crude prices rise to trade around $86.31 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के अवसर पर कहा कि विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। घरेलू शेयर बाजारों में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 60,700 अंक से नीचे और निफ्टी 17,850 के आसपास दर्ज हुआ और वैश्विक बाजारों में कच्चा तेल बढ़त से $86.31 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। श्री मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं असाधारण बन रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के बहुत अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश सुशासन, शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे के साथ उत्तर प्रदेश ने अपनी सोच और व्यापार सुगमता के लिए दृष्टिकोण में बदलाव किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तक राज्य को निवेश के 18,634 प्रस्ताव मिले हैं, जिनका मूल्य 32 लाख करोड़ रुपया है। उन्होंने यह भी कहा कि निवेश से राज्य में लगभग 92 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। सम्मेलन में मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला, संजीव बजाज, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन समेत कई व्यापारिक प्रमुख उपस्थित रहे। भागीदार देशों संयुक्त अरब अमीरात और डेनमार्क के मंत्रियों के साथ कई विदेशी देशों के निवेशक और व्यापारी भी इस समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं जो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत की समृद्धि में ही वैश्विक समृद्धि निहित है, किस तरह से इसको देखते हैं? और जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़े निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश में व्यापारिक संभावनाओं की असीमता की और उन्होंने लक्षित किया, कितने मायने हैं इन बातों के? देखिए, अमित, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं कहूंगा, दो बड़े इवेंट हैं और दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं भारतीय प्रोग्रेस के लिए। एक तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ऑलमोस्ट 1/5 to 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, 23 से 25 करोड़ की आबादी है और बिना उत्तर प्रदेश के प्रगति के देश की प्रगति होना बहुत मुश्किल है। तो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सम्मेलन होना, इतने निवेश के प्रपोजल आना और ऐसे प्रोस्पेक्ट की वहां अगर प्रोग्रेस होती है तो मुझे लगता है पूरे देश की जो आर्थिक गति की हम बात करते हैं वो काफी अच्छी रहेगी। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसी तरह से मैं कहूंगा कि भारत की प्रगति जो है वो पूरे विश्व की प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रगति डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस दैट इंडिया कैन मेक। हम आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम पूरे समन्वय के साथ, पूरी एक अच्छे माहौल के साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। आप हमारे कुछ नेबर्स हैं जैसे चाइना, वहां कन्फ्रंटेशन का एक माहौल है। पूरी चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पूरे विश्व से आप देखें तो कन्फ्रंटेशन चल रही है उनकी। तो ऐसे में कोई बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय जो पॉलिसी रही है वो बहुत फेवरेबल रही है। वी हैव बीन वेरी वेलकमिंग टू फॉरेन इन्वेस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल।
दूसरा ये कि जो पूरा एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी काफी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग एक चीज है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना और ऐसे प्रदेश में देना जहां पर बहुत प्रगति जो है वो आगे बढ़ रही है। जिस तरह से वहां पे इस तरह की सूचनाएं हैं कि तकरीबन 92 लाख रोजगार सृजन होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये कितना उत्साहित करते हैं एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर। अगर एक राज्य विशेष को इस तरह से इतनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलती है तो ये व्यापारिक संभावनाओं के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा अच्छा संकेत है। अमित, देखिए, हम सभी जानते हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश में कि ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बड़े बड़े शहर हैं, प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों में उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य रहा है फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। काफी सोशल और इकोनॉमिक रीजन हैं जहां से वहां प्रगति नहीं हुई। हम जानते हैं कि बहुत बड़े उद्योग वहां नहीं लग पाए, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं हुई, पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है वहां पर। तो हर प्रकार से वो पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। हालांकि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से आए, लेकिन समहाउ यूपी हैज नॉट प्रोग्रेस्ड। ये एक दुख का विषय है। और यदि इतने बड़े प्रदेश में, जहां जैसे मैंने पहले कहा कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, जरूरत है वहां रोजगार की, लोकल एम्प्लॉयमेंट की, ताकि वहां से माइग्रेशन ना हो। यूपी से आप जानते हैं बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है वर्कर्स का। वी नीड टू स्टॉप दैट। जी, ये संभावनाएं चूंकि हैं वहां पे, जो वहां की विशेषताएं थी, उन संभावनाओं को उभार कर, जो छिपी हुई संभावनाएं थी उनको उभार कर ही अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। इस बात से कितने सहमत हैं आप? देखिए, हम सभी जानते हैं, भारत में रहने वाले, कोई नई चीज नहीं है कि यूपी में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, लेकिन वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहा, वहां का जो सोशल सिस्टम रहा, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रही पिछले कई डिकेड्स में, कई दशकों में, उसकी वजह से वहां कोई बड़ा निवेशक नहीं जाता था, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगती थी, प्रॉस्पर नहीं होती थी। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वहां पर काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। देखिए, बहुत लॉन्ग टर्म एक चीज होती है। यदि ये माहौल वहां बना रहा आने वाले 5, 10, 15 वर्षों में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर बड़े उद्योग भी आएंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंप्रूव होंगी। Puneet, what are the incentives being offered at this Investors Summit at Uttar Pradesh for investors to be induced into investing there in that particular state, which has great potential in terms of labor and material resources in terms of mining opportunity and raw materials? So, Arjun, as we all know, that UP has lot of natural resources. So, it has huge land mass available. It has very large skilled working population which is there, because most of the workers we know migrate from UP to other states for working. So, UP has all the resources that an industrial state would want. And yet, I think it is primarily because of the political situation and it was not considered to be safe for investors, that the state has suffered a lot. And I think the biggest incentive that the state can offer is stable administration, stable politics, safe environment, and I think that will be sufficient for industrialists and investors to come to UP. एक चीज और, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे ढांचागत सुविधाएं बहुत बेहतर हुई हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो शायद सबसे ज्यादा हैं देश भर में किसी भी राज्य में। वहां पे बिजली की जो दिक्कतें थी वो भी दूर हो गई हैं, रोड कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर हुई है। क्या ये निवेशकों को के लिए उत्साहजनक खबरें हैं और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी सुगमता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक यूपी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और वहां बहुत प्रोग्रेस हुआ है। सब जानते हैं वहां रोड, जो लोग जाते हैं वहां पर, रोड्स वहां पर बहुत बेहतर हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ये सब चीजें बहुत इंप्रूव हुई हैं। तो लेकिन देखिए अमित, क्या होता है कि कोई किसी भी स्टेट के लिए जो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, एक बहुत लॉन्ग टर्म एक प्रोग्राम होता है। आप कुछ 2 या 3 या 5 वर्षों में उसको बदल नहीं सकते आराम से। पहले जो थिंकिंग है, माइंडसेट है लोगों का, वो चेंज होना जरूरी है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में
हम देखेंगे कि यूपी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। जी, नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स पे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली नुकसान दर्ज हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.2% के नुकसान से 123 अंक गिरकर 60,683 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 37 अंक गिरकर 17,856 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed modest losses. The index of the top 30 companies at the BSE, the Sensex, ended below 60,700 points. The index of the top 50 companies at the NSE closed near the 17,850 level. Both stock indices fell amid mixed global cues. Sensex declined by 123 points or 0.2% to finish at 60,683. Nifty 50 also fell by 37 points or 0.2% to settle at 17,856. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index remained almost flat and the small-cap index added 0.5%. In the Sensex pack, 12 companies posted gains while 18 witnessed losses. Tata Motors was the top gainer as it rose by 2%, followed by Larsen and Toubro, which gained 0.75%. Power Grid and Bharti Airtel added 0.5% each. On the other hand, HCL Tech slipped by 2.8% and Tata Steel declined 2.2%. ICICI Bank and ITC lost 0.8% each. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 10 sectors gained while 10 logged losses. Realty sector gained 1.5%, followed by telecom sector, which surged by 1%. Capital goods added 0.7%. On the other side, metal sector tumbled 1.5%. Utilities sector declined 1.3%. Services and power both fell by 0.8% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,861 companies gained while 1,594 fell. Shares of 154 companies remained unchanged. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1 पैसे की मामूली बढ़त से 82 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 0.2% की मजबूती से 103.3 के स्तर पर दर्ज हुआ। Puneet, what's your take on the market today? We saw a fair bit of volatility, especially in the second half of trade. What's your take on the market, especially when it came to new age companies and their valuations and, of course, the corporate results that they declared? So, Arjun, in fact, this week was the first full week after the budget week. So it was important. Usually markets, they kind of assess what has happened in the policy announcements which are made in the budget, impact on the economy, and then they react. So I think if I look at that, then this entire week was pretty okay. We saw the Nifty and the Sensex, they gained about 2%. Despite a lot of volatility in select stocks. You know, we all know that there's this corporate thing going on. And interestingly today, while the headline indices fell, the mid-cap and small-cap index was higher. So I think again, the retail investors have really held their own. We have seen mutual fund flows go up in January. So and if you look at the volatility index, the VIX in India is now again at very low levels of about 12.8. It is below 13, which shows that there is very little fear in this market about possibility of a fall. So clearly, markets are trading in a narrow range. They're not moving in very wide spectrum. But I think they will kind of settle down further in the next couple of weeks. I do expect and then we know, of course, the RBI policy. All said and done, I think they're nearing the rate hike cycle is going to pause. So overall, I think markets are taking this in. They're stabilizing. They're kind of calm right now and waiting for, I think, the full year results to come out after April and then probably take a direction. Puneet, what about new age companies? We saw a fair amount of rally, especially before the results have been declared. And now that results have been declared, how do you see the prices of new age stocks in the coming week? Even in today's trade, the valuations were a little depressed. Yeah, so what happened actually was that some of these platform companies, so to say, like Paytm, Zomato, Nykaa, Policybazaar, all these companies which had taken a huge beating in the last few months, they kind of rebounded on expectations that these tech companies may be closer to turning profits in near future. So
in any case, the prices had fallen quite sharply, and there was value-based buying in these stocks. So, the results came out. The results in some companies were better than expected. In some companies, they were not as good. So, I think there is still jury is still out as far as new age companies are concerned. They have gained a lot, between 20-30% in last few weeks, but I would be still skeptical about the valuations at current levels. They need to show profits. While the growth is quite impressive, in fact, the top line was growing very rapidly, but profits are still elusive. So my own take is that investors who are really long-term investors, I think they should wait for the numbers to turn positive for the bottom line, and then we can look at valuation for these companies. पुनीत, अगर शेयर बाजार के सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी सेक्टर पिछले कुछ दिनों में ऐसा नजर आता है कि काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि मेटल सेक्टर से उतनी उम्मीदें नहीं जग रही हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में भी बदलाव किया है, जिसमें तकरीबन 0.25% बढ़ाया है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर रियल्टी सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो क्या कारण है कि बाजार में वापस से मांग बढ़ रही है, निवेशक फिर भी उत्साहित हैं, या ये जो एंड यूजर्स हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की मांग आ रही है जहां से रियल्टी सेक्टर को एक अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है? हाँ अमित, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, नॉर्मली रियल्टी सेक्टर को हम रेट सेंसिटिव सेक्टर कहते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज आता है तो हम देखते हैं वहां पर डिमांड जो है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि फाइनेंसिंग या लोन्स वो महंगे हो जाते हैं, तो वहां पर ज्यादा डिमांड नहीं होती। पर इंटरेस्टिंगली इस पूरी रेट साइकिल में जो पिछले एक वर्ष में हमने देखा, करीब 2.5% रेपो रेट्स में इंक्रीज आया इस दौरान, लेकिन रियल्टी सेक्टर में जो डिमांड थी, जो घरों की डिमांड थी, कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड थी, वो बरकरार रही, वो बल्कि तेज हुई थोड़ी सी। और मुझे लगता है इसका सीधा ताल्लुक भारत जीडीपी ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था की गति है, उससे वो प्रभावित होती है। अगर आप देखें तो बैंकों की जो क्रेडिट साइकिल है वो भी काफी स्ट्रांग है, और क्रेडिट ऑफटेक है 15% तक हम देख रहे हैं, लोन ग्रोथ है। तो अगर आप इसको देखें तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि हालांकि इंटरेस्ट रेट्स में बढ़त हुई है पिछले एक वर्ष में, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। हालांकि हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनीज, मेटल कंपनीज आपने जिक्र किया, इन सब कंपनीज में इस तिमाही में रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहे, वहां पर स्लो डाउन आ रहा है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आने वाले 6 महीने ये रियल्टी सेक्टर या दूसरे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं या क्रेडिट ग्रोथ है बैंक, क्या वो बनी रहती है? अगर वो बनी रहती है तो मुझे लगता है कि फिर एक काफी अच्छा ये ट्रेंड होगा। पुनीत, जिस तरह से अभी हमने भी चर्चा करी, आपने बताया कि जो 0.25% की बढ़ोतरी हुई है, स्वाभाविक था, शेयर बाजार ने उस पर बहुत ज्यादा उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या माना जाए कि बाजार को इस तरह की अंदेशा पहले से था कि 0.25% की बढ़ोतरी होगी? एक इसके बाद, और क्या रिजर्व बैंक इसके बावजूद, चूंकि अभी ऐसी स्थिति में जब हमारी मुद्रास्फीति लगभग नियंत्रण में कही जा सकती है, बाजार में जो मांग है वो भी उतनी तेज नहीं है, ऐसी दशा में रिजर्व बैंक का ये कदम कितना सार्थक या अर्थव्यवस्था के प्रति कितना सकारात्मक रहेगा? देखिए, ये जो 0.25% रेपो रेट में इंक्रीज आया था आरबीआई का, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, एंटिसिपेट कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद यदि आरबीआई फर्दर रेट इंक्रीज करेगा तो बाजार को वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के ऊपर आप बहुत ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। 6.5% रेपो रेट है, और यदि आप यहां से और रेपो रेट बढ़ाएंगे तो जो बॉन्ड यील्ड हैं या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत बढ़ जाएगा बिजनेस साइकिल के लिए। तो मुझे लगता है कि आरबीआई का जो लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक था इन द नियर फ्यूचर, और बल्कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम भी कोशिश करना चाहें, प्रोवाइडेड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो मुझे लगता है कि मार्केट इसके लिए प्रिपेयर्ड थी, और उसमें कोई बहुत ज्यादा डिमांड कोलैप्स हमने उसमें नहीं देखा। सॉरी जी, जिस तरह से विदेशी मुद्रास्फीति की हमने बात करी, कंपनी जगत के नतीजों को हमने अभी बात करी, बहुत सारे सेक्टर्स की बात करी, इस ब्याज दर से जो हमारी अर्थव्यवस्था की गति है या जीडीपी है, उसमें कितना असर पड़ता हुआ नजर आता है इस बढ़ोतरी से? और जैसा आपने कहा कि अब शायद अगले वित्तीय वर्ष में हम ये भी मान सकते हैं कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर था वो खत्म होगा और उसमें गिरावट भी रिजर्व बैंक कर सकता है। देखिए अमित, अगर आप देखें तो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जब भी होता है तो जीडीपी को नेगेटिवली इफेक्ट करता ही करता है। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है
कि इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे और जीडीपी बढ़ता रहेगा, स्लो डाउन आना बिल्कुल लाजमी है। देखिए ऑलरेडी जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन दी है, इस करंट ईयर में हम 7% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर उन्होंने 6.4% जीडीपी ग्रोथ की बात करी है। तो आरबीआई भी एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन ये है कि ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट हैपेंस। तो होता ही है यूजुअली कि अगर पूरे अमेरिका में या पूरे विश्व में अगर जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे आती है, जिसका अंदेशा हो सकता है, तो भारत में भी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे और डेफिनेटली इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। तो अभी तो एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है आरबीआई का और सॉफ्ट लैंडिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे अभी मैं कुछ और 3 महीने या 6 महीने के आंकड़े हमारे सामने जरूर आने चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। इनफैक्ट आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के डेटा आया है, वो भी थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री को थोड़ा अभी ऑलरेडी बर्डन पड़ रहा है और देखना यह है कि अगले 6 महीने में वो कितना असर उस पर बना रहेगा। Puneet, with the repo rate at 6.5% and the reverse repo rate unchanged at 3.35, the net interest income of banks will clearly go up further, and therefore the profitability. We saw the PSU Bank Index continue to rise today as well, marginally. How would you advise investors, especially with this sector, whose income is not affected because of the RBI policy? So, one thing which has really impressed us this time is the fact that the banks, and particularly the public sector banks, they have been doing extremely well in spite of the credit costs going higher. In fact, the profits have expanded, the net interest margins have expanded, and the credit growth has also expanded. So, which is actually a Goldilocks kind of situation for banking sector. Going forward, if the industry growth continues to be robust, if personal loan growth continues to be robust, basically which is all linked to consumption and demand, if that continues to be strong in the economy, then I don't see any reason why banks should be worse in days to come. In fact, I expect next years are going to be very good for the Indian banking sector, particularly public sector banks, and right. Offtake will be robust. जी, नजर डालते हैं एशिया बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। जापान का निक्केई 0.3% की बढ़त से बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग 2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3% की गिरावट से बंद हुए। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक लगभग पूरे स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 1.3% से 0.5% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। And moving on to the U.S. Stock markets, we saw that the U.S. stock indices ended lower yesterday, erasing earlier gains as Treasury yields rose after an auction of 30-year bonds went poorly and overshadowed strong earnings from corporate giants like Disney and PepsiCo. The Dow Jones Industrial Average fell 0.7%, the S&P 500 declined 0.9%, and the Nasdaq Composite Index lost 1%. Puneet, how serious is the auction of 30-year bonds remaining unsold in great part when it comes to sentiment regarding the macroeconomics of the U.S. economy, not just the stock market, but the macroeconomics in terms of the marketability of their treasury securities? So clearly, it's not a happy situation if the government is not able to auction its treasury yields at a particular yield. So I think, of course, the market is signaling that they need higher interest rates, and therefore the demand is not there. At yields which are lower, there's no demand. But if you increase the yields, then of course demand will be there. It is just a signal by the market. It also happens in India actually. Often the RBI auctions, they devolve on the primary dealers and they don't necessarily get absorbed in the market. I would say it is just a signal for interest rates, not a matter of concern beyond a point. But yes, it tells us that interest rates probably will go higher. Interestingly, many people are missing the point that markets in Europe, like for example in FTSE, is at an all-time high. It's a record high level. Many people don't realize this. German indices, stock indices, are at all-time high. So clearly, the stock markets have been somehow shrugging off these concerns. Even in US, we have seen huge recovery in Dow Jones and Nasdaq. So clearly, the stock markets are somewhat, or investors are somewhat, not worried about these issues, and probably they expect the economy to come out of this slowdown early next year. Isn't it the movement of money from hedge funds, wealth funds, sovereign
funds that's moving from one market to the other, looking at opportunities, carrying out arbitrage. So Arjun, this of course is the situation. We have huge velocity of money from one country to the other, from one market to the other market. But you must remember that not only the US Fed, but central banks across the world have been reducing liquidity, which has of course reduced the play for hedge funds also. So they are also strapped for cash. They're no longer, they don't have a huge surplus of liquidity now. So I would really attribute this strength in the market to something more than mere liquidity. There is sufficient liquidity, but it is not as easy as it used to be 1 year back. पुनीत, एक बहुत संक्षेप में एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि अगर हम वैश्विक शेयर बाजारों को देखते हैं तो जिसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल थी जब तक रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा चलती रही थी, तकरीबन उस युद्ध को 1 साल होने को आया, क्या अब ये माना जाए कि उसकी चिंताओं से वैश्विक बाजारों ने अपने आप को उबार लिया है या उसके प्रति एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है कि जिससे उस तरह की स्थितियों का आर्थिक या व्यापारिक गतिविधियों पर उतना असर न पड़े? देखिए अमित, देखिए दुखद बात है, वहां पर युद्ध चल रहा है और उसका नेगेटिव असर भी पड़ रहा है यूरोप को। यदि हम देखें एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ये पूरी युद्ध से अफेक्टेड तो है, लेकिन समहाउ मार्केट जैसे होता है नॉर्मली कि आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स बिजनेस एज यूजुअल, कि आपने उसको भी फैक्टर कर लिया है मार्केट के अंदर। चाहे इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, एनर्जी कॉस्ट की बात करें, मार्केट ने इक्विलिब्रियम सा बना लिया उसके चारों तरफ और अब हम एक अडेप्ट कर लिया है, आप ये कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हालांकि इट विल बी बेटर इफ कम्स टू एंड, लेकिन फिलहाल मार्केट्स हैव सेटल्ड डाउन टू इट. Let's have a look at the oil market now. Oil prices jumped about 2% today as Russia announced plans to reduce oil production next month after the West imposed price caps on the country's oil and oil products. In intraday trade, Brent crude was trading at $86.31 per barrel, while WTI crude price was at $79.69 per barrel. Puneet, the group of 7 nations have imposed a cap. Russia can only charge $60 per barrel, and now they have cut their output by 500,000 barrels per day. How do you see Russia managing the situation and Group 7's attitude? So clearly, so when we talked about the price cap, there was this issue about what should be the fair price cap below which Russia will be hurt. So I think again it is more of geopolitics and political rather than actually effective price. I'm told that Russian oil is still available at about $60 per barrel, particularly to countries like India. So I don't think it is hurting them that much, but definitely it is kind of a message to the wider world that G7 wants to send. नजर डालें सराफा बाजार पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 155 रुपए के नुकसान से 56,697 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 207 रुपए की गिरावट से 66,823 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,872 50 सेंट प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी मंदी से $22 12 सेंट प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में अगर हम वैश्विक बाजारों की बात करते हैं, तकरीबन $1,900 अगर सोना है तो भारतीय बाजार में वही तकरीबन 57,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी ने काफी तेज छलांग लगाई है। हालांकि वो अपने स्तर से अभी भी थोड़ी सी नरम है। किस तरह से आंकते हैं सोने और चांदी में तेजी को और ये कितनी बरकरार रहने वाली है? देखिए, सोने के बारे में एक बहुत ही खास बात सामने आई है पिछले 1 वर्ष में कि दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि इन्फ्लेशन हाई होता है तो आप सोने को खरीदते हैं। लेकिन हालांकि उसमें शुरुआती दौर में इतना उछाल नहीं आया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं काफी इसमें प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बाइंग का गोल्ड का, ये बना रहेगा और सोने और चांदी में मुझे लगता है आने वाले समय में भी काफी मजबूत ट्रेंड रहेगा प्राइसेस का। पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Prime Minister Narendra Modi says world's prosperity and bright future is embedded in India's prosperity. He inaugurates the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 in Lucknow. Domestic markets witnessed modest losses. Sensex closes below the 60,700 point level. Nifty settles near 17,850. And global crude oil prices rise to trade around $86.31 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.